आ गईले जी, नमस्ते। आ जाइयो, हमहू आ गई नी। 21 दिसंबर काल खाना पूछल का बहुते महत्वपूर्ण प्रश्न सीडीपी का। हाँ देखिए, कहता है 1 नंबर आनुवंशिकता और पर्यावरण, माने हेरिडिटी, जेनेटिक्स, पर्यावरण, एनवायरनमेंट की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में कौन सत्य है, कौन सा सही है। कहता है विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। हाँ जी, किसी भी विकास में, बच्चे के विकास में आनुवांशिकता और पर्यावरण काफी हद तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, सत्य पूछा जा रहा है। सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीन व जेनेटिक्स वगैरह जीन द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। सीखने का, जैसे कि माता पिता जो है काफी घपाक घपाक सीखते हैं, बेहतरीन ढंग से सीखते हैं, तो बच्चे भी काफी प्रतिभाशाली होंगे। तो क्या यह जीन पर पूरी तरह निर्भर करेगा? नहीं ना। क्यों? देखें बरदराज चाचू को देखिएगा, कैसा एकदम उसका जेनेटिक्स था सीखने वाला, अधिगम करने वाला, लेकिन अपने प्रयास से, वातावरण से, पर्यावरण से जैसा परिवेश मिलेगा उस अनुसार से ढल करके बेहतरीन रूप से उसकी क्या हो पाएगी? सीखने की प्रगति, लर्निंग, अधिगम। तो यह पूरी तरह से निर्धारित गलत। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकते हैं। तब तो डॉक्टर वगैरह सबको हटा दीजिए जी, फिजूल की बातें। 4 नंबर, पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में, अच्छा केवल बच्चे के विकास में, भाषा के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक विकास, ये सब कहाँ गए? PCMSE, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, एवरी एस्पेक्ट से यह काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारा आनुवंशिकता और पर्यावरण की काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्त। नेक्स्ट नंबर आपका प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू पियाजेज थ्योरी। तो पियाजे की थ्योरी के अनुसार से कौन सा जो है, चलिए, नहीं कहा जा सकता है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार विकास गुणात्मक चरणों में होता है, विकास गुणात्मक चरणों में होता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। संवेदी प्रेरक अवस्था में अलग प्रकार के गुण, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में अलग प्रकार के गुण, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में अलग प्रकार के गुण, अर्थात, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष। तो अलग अलग गुणात्मक चरण होते हैं। सही तो बात है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, यानी ज्ञान का निर्माता होते हैं, सृजनकर्ता होते हैं। बच्चे नन्हे अन्वेषक होते हैं। कहत देल गेल छै केकरा द्वारा? वह पियाजे महोदय, विलियम जीन फ्रिट्ज पियाजे, स्विट्जरलैंड, स्विस मनोवैज्ञानिक। भाषा पहले, बाद में विचार पहले, है ना। पुस्तक लिखी लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चाइल्ड, जिनके विचारों के आधार पर अहम केंद्रित भाषा, अर्थात अहम मान्यता, ईगो सेंट्रिक लैंग्वेज, जिसे आत्म केंद्रित वार्ता कहते हैं ना जी। चलिए, तो बच्चे ज्ञान के निर्माता होते हैं। अरे नहीं, सिकिया उकिया बटरफ्लाई की पुछड़ी में बांध देता है, महात्मा गांधी का टोपी दे देता है, बनाता है कभी मोबाइल पानी में डाल देता है, कभी घरौंदे बना देता है, उस पे सुसु कर देता है। तो ये सब क्या ज्ञान का निर्माण करता है, सृजन करता है, क्रिएशन करता है। तीसरा, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। निरंतर यानी लगातार, कंटिन्यूअस, एकदम अभ्यास करते रहिए, रटन प्रणाली को बढ़ाते रहिए। यार इसको हटाइए, जीन पियाजे का अभ्यास का सिद्धांत नहीं जाइए आप थॉर्नडाइक, स्किनर वगैरह में जा सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल तत्काल में पियाजे के संदर्भ में पूछा जा रहा है ना। 4 नंबर, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, अर्थात बच्चे क्या होते हैं? बच्चे खोजी, उपागम, नन्हे अन्वेषक होते हैं। बच्चे में मौलिकता होती है, रचनात्मकता, सृजनात्मकता होती है। बच्चे लर्निंग बाय डूइंग करके सीखते हैं, क्रिया करके। तो 4 भी हमारा सही है। 3 इज द राइट आंसर, है ना दोस्त। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट 3 नंबर, ये आपके कल के पूछे गए प्रश्न है 21 दिसंबर को।
तीसरा नंबर कहता है निम्नलिखित में कौन सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, लीजिए जी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात हो रही है। प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, उम्र है 2 से 7 वर्ष। कहता है ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, केंद्रीयकरण रहता है बच्चे में, केंद्रीयकरण सेंट्रलाइजेशन का गुण पाया जाता है, केंद्रीयकरण सही है जी। प्रतीकात्मक विचार का विकास, प्रतीक चिन्हों आदि का विकास, प्रतीक चिन्ह आदि का विकास नहीं होता है बच्चे में, यह तीसरी अवस्था 7 से 11 में होती है प्रतीकात्मक चिन्ह। अहमन्यता, ईगोसेंट्रिक लैंग्वेज होता है। पियाजे महोदय ने 3 से 5 वर्ष के बच्चों पर रिसर्च भी तो किया था बिनेट इंस्टीट्यूट में, और बताया कि बच्चों में स्वभाव अहम केंद्रित होता है ना, किसमें, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अनुत्क्रमणीयता यानी इरेवर्जिबिलिटी, क्या इरेवर्जिबिलिटी, अनुत्क्रमणीयता दोस्त होता है, एक होता है उत्क्रमणशीलता, रिवर्स करने का गुण, रिवर्जिबिलिटी, जबकि इस उम्र के बच्चे रिवर्स नहीं कर पाते हैं, रिवर्जिबिलिटी नहीं पाई जाती है, बोले तो अनुत्क्रमणीयता, अनुत्क्रमणीयता इरेवर्जिबिलिटी, उलटने पलटने का गुण, पलटावी तो नहीं पाया जाता है, क्या क्या नहीं पाया जाता है, तो प्रतीकात्मक विचार नहीं पाया जाता है। समझते हैं प्रतीकात्मक विचार, सिंबॉलिक टाइप का थाउट, सिंबॉलिक टाइप का थाउट, जैसे ए बी सी ओ आ क ख, ये सब भी तो क्या है, सिंबॉलिक टाइप की तो है, एक प्रतीक चिन्ह है ना, प्रतीकात्मक विचार है, प्रतीक चिन्ह। अच्छा, बब्बन चाचा के यहाँ जा रहे हैं, इस दाएं मोड़ पर मुड़ना है, बाएं मोड़ पर मुड़ गए, यहाँ पर एक वृक्ष मिलेगा पीपल का, तो पीपल का वृक्ष एक प्रकार का प्रतीक चिन्ह है। 2 से 4 वर्ष के बच्चों में यह गुण डेवलप नहीं होता है। सो 2 इज द राइट आंसर। बाकी YouTube पर देखेंगे, जीन पियाजे को काफी सरल और अपनी क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से बेहतरीन लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से समझाया गया है। नेक्स्ट नंबर 4 नंबर है डैश के अलावा, माने के अतिरिक्त, डैश के छोड़ करके सब हमर छिए, हमर वाली छिए, बात बुझे, तब तो अपने खुद समझदार हैं सर जी, बुझियो। कहता है डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चे के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये माने खेल, हाँ, वह अपने शरीर पर निपुणता, यार शरीर न लचक बन जाता है, शरीर का विकास होता है, फिजिकल डेवलपमेंट, शरीर पर निपुणता, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं तो शरीर का संचालन, हाथ पैर का संचालन में निपुणता, यानी दे गेन मास्टरी ओवर देयर बॉडी, सही बात है। फिर कहता है इट स्टिमुलेट्स देयर सेंसेज, तो सेंस ऑर्गन्स, उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, खेलने से पसीने बाहर आते हैं, हाथ पैर की मांसपेशियां संचालित रूप से चलती रहती हैं, यानी कि इंद्रियां वगैरह एक्साइटेड रहती हैं, हमेशा ही सुचारू रूप से काम करते जाती हैं। तो 2 भी सही है, यह समय बिताने का सुखद तरीका है। हाँ जी, एकदम टाइम बिताइए, टाइम बिताइए, क्योंकि घर पे बच्चा को टाइम बिताने के लिए साधन नहीं न है, मारे एकदम जो है ना नौक काट करके समय बिताने का साधन, यार खेल गतिविधि क्या है, मनोरंजकता के साथ शिक्षा प्रदान करने का तकनीक, तरीका, मेथड, यह केवल समय बिताने के लिए, तो और भी तो खेल है, लूडो खेल लेगा, हाँ घर पे खेल लेगा बैठ के, चोर सिपाही खेल लेगा पुर्जी वगैरह फाड़ करके। यहाँ कह रहा है खेल युवा बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्या तीसरा नंबर के लिए निभाते हैं, समय बिताने के लिए, इट इज जस्ट अ प्लीजेंट वे टू स्पेंड टाइम, गलत बात। कहता है 4 नंबर, वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखने के लिए उन्हें कब उपयोग करना यह जानते हैं। यस, नया नया स्किल डेवलप होता है बच्चे में, मनोरंजकता के साथ साथ अधिगम होता है, लर्निंग होता है। 4 भी तो हमारा सही है, 3 इज द राइट आंसर, धत्तरी एकदम से। दिव्यांश टीचर्स एकेडमी भागलपुर के बच्चे और अपने लोग तो चीर फाड़ करके पोस्टमार्टम कर दिए होंगे क्वेश्चनों का, कल पूछा गया है 21 दिसंबर को, हाँ मंगलवार को, मंगले मंगल कर दिए होंगे सीडीपी का। चलिए 5वां नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है।
कौन सा प्रश्न? हे मैडम जी, हे सर जी, तू बन गए मास्टर जी। अब सर जी मैडम जी के स्तर पर सोचिए तो तनिको, कनी कनीटा, पुटीटा, कटीटा, बुचीटा समझिए तो बात बुझे। प्रश्न कैसा? अच्छा, हाँ, जैसे बच्चों को दीजिएगा, आप अपने जीवन में घटित किसी भी घटना का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। ऐसे ऐसे प्रश्न, अपने आंखों देखा हाल किसी भी घटना का वर्णन कीजिए अपने शब्दों में, अपने शब्दों में, जिससे तार्किकता डेवलप होगी। ऐसे प्रश्न होंगे बढ़िया। आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य का वर्णन कीजिए अपने शब्दों में। यह सब क्या है? तार्किकता, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी को बढ़ाने वाले प्रश्न। और ऐसा ही प्रश्न होगा बढ़िया, जिसका हाँ ना में उत्तर आए, जिसका केवल डिट्टो एकमात्र उत्तर आए, यानी बंद अंत वाला प्रश्न, अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग, वह सब होगा गलत। अब सारी चिंतन बढ़िया, खुले अंत वाले प्रश्न, मुक्त अंत वाले प्रश्न, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, है ना? तो वैसे प्रश्न का ही आप चुनाव करेंगे। क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? तो उत्तर आएगा यस और नो, हाँ या नहीं। तो केवल इसीलिए पढ़ाना है, इसमें बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहाँ हुआ? सही जवाब क्या है? तो सही जवाब फला फला है। कि महात्मा गांधी के पिताजी का नाम क्या है? तो एकमात्र उत्तर आएगा क्या? कस्तूरबा गांधी। कौन बोले जी? करमचंद गांधी। चलिए, एकमात्र उत्तर आएगा, जिसके एकमात्र उत्तर आ जाए वह होता है कन्वर्जेंट, अभिसारी चिंतन, बंद अंत वाला प्रश्न, इन द बॉक्स थिंकिंग। ऐसे प्रश्न को आप, ऐसे प्रश्न से सृजनात्मकता, सोचने को मजबूर करने वाला आमंत्रण नहीं साबित होता है। क्या आप इस तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? राम गोपालवा, तुम सोच सकता है इस स्थिति के बारे में? हाँ सर। अब बेचारा छंगुड़िया बोलेगा नहीं सर। तो हाँ और नहीं में ही खाली इसका उत्तर जा सकता है, यह भी गलत। विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? कैसे? विभिन्न तरीके से, अलग अलग तरीके से। अब सारी चिंतन हो गया ना, 4 इज द राइट आंसर, है ना? 6 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा प्रगतिशील शिक्षा, यार प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जॉन डीवी महोदय का क्या कहता है? बच्चों को करके सिखाइए, हस्तपड़क गतिविधि, हैंड्स ऑन एक्टिविटी, क्रिएटिविटी, लर्निंग बाय डूइंग करवाइए, करके सीखना। प्रोजेक्ट विधि हेनरी किलपैट्रिक, सबसे पहले दिया था किसने? जनक है जॉन डीवी, है ना? प्रोजेक्ट विधि, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना, एक दूसरे से सहयोगात्मक, कोलैबोरेटिव लर्निंग, वाइगोत्स्की महोदय, जिससे बच्चे में राष्ट्रीयता, सौहार्दता, एकता, अखंडता, राष्ट्रीय मूल्य डेवलप होते हैं, नैतिक गुण डेवलप होते हैं। लर्निंग बाय डूइंग, प्रोजेक्ट मेथड, कोऑपरेटिव लर्निंग। आ गया ना कोऑपरेटिव? तो जहां मिल गया वैसे भी हमारे उत्तर हो जाएगा। यही तो लक्ष्य है कि सब बच्चे को एक नजरिए से देखा जाए। प्रगतिशील शिक्षा में, अर्थात प्रोग्रेसिव एजुकेशन में, सबके लिए समान रूप से गतिविधि करवाइए, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत, है ना? चहुमुखी विकास हो, सामाजिक, नैतिक, मानसिक, सांवेगिक, शारीरिक, हर क्षेत्र में बच्चा ऑल राउंड डेवलपमेंट करे। थीमेटिक इकाई, बाकी तो वैसे भी आपका जो है ना नहीं होगा। चलिए देखते हैं। थीमेटिक नियमित इकाई परीक्षण, थीमेटिक का परसेप्शन टेस्ट वगैरह, टेट, स्याही धब्बा परीक्षण वगैरह, ऐसी बातें हो रही हैं, नहीं चलेगा। व्यक्तिगत अधिगम, यानी केवल अकेले उसी को पढ़ाइए, ग्रुप में पढ़ाएंगे ना जी। समावेशी शिक्षा, परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड, क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग करना, 1 रैंक तुम्हारा आया, 2 रैंक आया, बच्चों में हीन भावना ग्रसित होगी, पक्षपात, वर्गीकरण हो जाएगा, है ना? सबको समानता का अधिकार फिर कैसे मिलेगा? रैंकिंग वगैरह नहीं जाएंगे हम। 4 भी गलत हो गया, 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर प्रश्न 7 नंबर कहता है प्रगति शिक्षा के बारे में कौन सा कथन डैश बताता है? शिक्षा स्वयं ही जीवन है। अच्छा, शिक्षा स्वयं ही जीवन है, यानी जो शिक्षा है ना स्वयं ही जीवन है। जीवन से जोड़ करके बोले तो लर्निंग बाय डूइंग, किताबी किस पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को बाह्य वातावरण से जोड़िए, लर्निंग बाय डूइंग करवाइए, यह बातें होती हैं ना? अच्छा जी, आप कहेंगे जीवन सच्चा शिक्षक है, ये उपदेश देने वाली बातें, अध्यात्म की बातें, महाभारत, गीता, कुरान की बातें नहीं चलेंगी। तीसरे में जब आपका दिया गया है स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक, हो गया ना, सामाजिक प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे।
कितनी बढ़िया बात है कि बाह्य दुनिया से जोड़ करके होना चाहिए। क्या बोला गया इसके माध्यम से कि बाह्य दुनिया से जोड़ो, प्राकृतिक और सामाजिक, समाज में ही तो प्रकृति है, तो प्राकृतिक अंग से जोड़ा जाए, यानी कि नेचुरल परिवेश से जोड़िए। शिक्षा स्वयं ही जीवन से जोड़िए, शिक्षा स्वयं ही जीवन है। 3 इज द राइट आंसर। बाकी तो मुझे नहीं लगता आप जाना चाहेंगे। नेक्स्ट 8 नंबर, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में किसे माना जा सकता है? यारा इतनी सी बात है, बात इतनी सी है कि बात कुछो नहीं है। हाँ, आप देखें हमारा YouTube चैनल, कोहलबर्ग वाला सिद्धांत कितने बेहतरीन ढंग से बताया गया है। कहा गया है कि जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास है, उसी से प्रेरित होकर के कोहलबर्ग ने नैतिक विकास, मॉरल डायलेमा का सिद्धांत दिया था। तो बताइए क्यों नहीं 1 नंबर हो जाएगा। संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। सही बात है, बाकी नहीं चलेंगी। बाकी आपको नैतिक विकास संज्ञानात्मक विकास से जोड़ करके नहीं दिया गया है। परीक्षण की प्रक्रिया है, नैतिक तर्क के बीच कार्यवाही, यानी एक्शन करवाना, एक्शन ले लेना, कार्यवाही करवाना, स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। उनका विश्वास बच्चे नैतिक दार्शनिक, एकदम फिलोसफर हैं बच्चे, दार्शनिक हैं एकदम, जो है ना, मतलब उनको किताब छापने के लिए लायक बना दीजिए। क्या सब बच्चे दार्शनिक होंगे जी, फिलोसफर होंगे अरस्तु की तरह, प्लेटो की तरह? नहीं ना चलेगा। उत्तर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 9 नंबर प्रश्न है आपका दोस्त। 9 नंबर कहता है, क्या कहता है, पढ़िएगा तब ना। जेडपीडी पूछ रहा है, कुछ पूछ रहा है, जो कुछ पूछिए नहीं रहा है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जेडपीडी, निकटस्थ विकास का क्षेत्र, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो क्या होता है जेडपीडी? माने खुद का प्रयास और समवयस्कों का प्रयास के अंतर को बीच के खाली क्षेत्र को कहते हैं जेडपीडी। तो देखिए तीसरे विकल्प में क्या है, एक संदर्भ है, हाँ, जिसमें बच्चा सहयोग यानी समवयस्कों का प्रयास के साथ साथ कोई कार्य लगभग स्वयं और खुद का प्रयास दिख रहा है ना तीसरे ऑप्शन में। 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कहता है 10 नंबर, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व। देखिए साहब, सिगमंड फ्राइड ने बताया था 2 प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, पर्सोनैलिटी, है ना जी। एक अंतर्मुखी, एक बहिर्मुखी। एगो भीतर घुन्ना, एगो ढेर बोले वाला लोग, हाँ, बहिर्गुन्ना यानी एक्सट्रोवर्ट। एक होगा इंट्रोवर्ट, एक होता है एक्सट्रोवर्ट। नहीं, लेकिन इनके शिष्य हैं सी युंग महोदय ने बताया कि एक तीसरा भी व्यक्तित्व होता है, वह है क्या, उभयलिंगी, एम्बीवर्ट, यानी कि वैसे व्यक्ति जो अंतर्मुखी भी होंगे बहिर्मुखी भी होंगे। अंतर्मुखी विनम्रता, आचार विचार, चरित्रता, संस्कार की मूर्ति स्त्रियों से जोड़ा जाता है, अंतर्मुखी खास तौर पर। इंट्रोवर्ट तो अंतर्मुखी स्त्री टाइप का और बहिर्मुखी पुरुष टाइप का। तो दोनों का समावेशन किसमें है? वही होगा उभयलिंगी। बोले तो उभयलिंगी व्यक्तित्व। अब उभयलिंगी मेढक से नहीं जोड़ लीजिएगा, उभयलिंगी प्राणी या क्रिएचर, जीव नहीं पूछा जा रहा है दोस्त। हाँ जी, चैप्टर साइकोलॉजी की बातें हैं, पेडागोजी की बातें हैं। कहता है 1 नंबर, स्त्री लक्षण वाले पुरुष को संदर्भित करता है। अच्छा, माने खाली स्त्री को संदर्भित कर रहा है, केवल स्त्री के बारे में बता रहा है। वैसे पुरुष जिसमें स्त्री का लक्षण होता है, तो स्त्री में भी तो होना चाहिए पुरुष का लक्षण। दूसरा में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुण का समायोजन होता है, एकोमोडेशन होता है। तो किसका? स्त्री और पुरुष दोनों का गुण। 2 इज द राइट आंसर। उभयलिंगी हुआ ना जी। में दृढ़ और अहंकारी गलत, समाज में प्रचलित रूढ़िवादिता यानी जेंडर बायस। 2 इज द राइट आंसर। 2 नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्त। उम्मीद करता हूं समझ रहे होंगे। यदि समझ रहे हैं, अच्छा लगा तो अन्य मित्रजनों तक भी पहुंचाइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए दोस्त, शेयर कीजिए। चलिए, ताकि हमारे मित्रगण भाइयों को मदद हो सके, उनकी बहनों को खास तौर पे मदद हो सके। चलिए देखेंगे जी आगे कि महाराज तो हुए एकदम से। हाँ देखिए
11 नंबर कुछ है जी, एकदम फूस फास गप है। मेमनी बिला तोरा बना के रखा है कुछो नहीं। बात बुझे, मेमनी बिलाए बुझते हैं ना, बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। मीडिया, पत्रकार महोदय और पत्रकारिता महोदया भी होती हैं, लेडीज और जेंट्स दोनों। समाजीकरण 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 सोशियलाइजेशन, लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। समाजीकरण सोशियलाइजेशन जो होता है वो हमारे दादा दादी, मम्मी पापा या अन्य शिक्षक शिक्षिका की मदद से होता है। संस्कृति कल्चर, तो कल्चर में सब कुछ आ जाते हैं, संस्कृति में सब कुछ आ जाते हैं। मने छोड़कर अन्य सभी द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। बोले तो चिल्ड्रन एक्वायर जेंडर रोल्स थ्रू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, किसको छोड़ करके। अब देखिए ट्यूशन दिया गया है, ट्यूशन हमारा उत्तर हो जाएगा। ट्यूशन, ट्यूशन क्या बात बुझे नहीं। समावेशी कक्षा में इंक्लूसिव एजुकेशन में मीडिया टीएलएम मटेरियल से भी बच्चों को संस्कारित किया जाता है, लर्निंग करवाया जाता है। समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा सोशलाइजेशन, कल्चर वगैरह संस्कृति के द्वारा। ट्यूशन, विशेष कक्षा, विशेष ट्यूशन, विशेष कक्षाएं देना। समावेशी कक्षा में सबके लिए समानता होगी। ट्यूशन वगैरह की एडवोकेटिंग वकालत नहीं करता, इसीलिए हमारा 4 नंबर उत्तर होगा दोस्त। नेक्स्ट 12, मानकीकृत परीक्षण अर्थात स्टैंडर्ड टाइप का परीक्षण जो होगा। देखें, वन ऑफ द क्रिटिक्स ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हैज बीन दैट, एक प्रकार का जो है ना मानकीकृत परीक्षण। अब देखिए मानकीकृत परीक्षण क्या है। मानकीकृत परीक्षण, अभी सीटेट का एग्जाम हो रहा है ना, ये क्या है, मानकीकृत परीक्षण है। हाँ, और घर परिवार में यदि पापा जी रे एक टोकरी में 10 आम बताओ, 2 टोकरी में कितना आम होगा रे, ये अमानकीकृत अनस्टैंडर्ड टाइप का परीक्षण हो गया। बात समझ में आई दोस्त, ये अमानकीकृत टाइप का परीक्षण हो जाएगा। बुझा बुझौल खिस्सा, वो सब टेस्ट कैसा है, अमानकीकृत है, हाँ, नॉट वैलिड, जिसे सबके द्वारा मिली है मान्यता, जिसमें विश्वसनीयता और वैधता, बिलीवेबल और वैलिड दोनों गुण होता है। वह होता है क्या, विश्वसनीय प्रश्न मानकीकृत टेस्ट मूल्यांकन परीक्षण। आलोचनाओं में एक यह है, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। मैंने एक ही प्रकार का प्रश्न, जैसे सीटेट का अभी जो एग्जाम हो रहा है, एक ही प्रकार का प्रश्न सब बच्चों को बनाना है और फिर उसके बाद ग्रेड आएंगे, रैंकिंग मार्क्स आएगा और मार्क्स बेसिस पर वह करेंगे वर्गीकरण, भेदभाव, पक्षपात। क्यों नहीं होगा उत्तर हमारा, यही तो एक सत्य बोला जा रहा है, बाकी असत्य है। देखिएगा दूसरा, उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। कैसे समझना मुश्किल है जी, इंग्लिश में भी दिया रहता है, हिंदी में भी, आप अपनी अपनी मातृभाषा में भी अभी सीटेट का प्रश्न वगैरह निकाल करके देख सकते हैं, है ना। परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते हैं, बड़ी आबादी पर लागू होता है, कैसे नहीं किया जा सकता है। वे बच्चे की मतलब कुछ नहीं यार, आप देखो ये बच्चे की स्पष्ट क्षमता तस्वीर नहीं देते हैं, तस्वीर देते हैं स्पष्ट क्षमता, स्पष्ट तस्वीर देते हैं। जैसे यह बच्चा टॉपर है, यह बच्चा इसका मार्क्स इतना आ गया, है ना, यह स्पष्ट तस्वीर देता है कि यह बच्चा सृजनशाली है, भले मार्क्स ग्रेडिंग और नंबरों के आधार पर ही क्यों ना हो। हाँ, तस्वीर नहीं देते हैं तो यह भी गलत बात हो जाएगा, है ना, और हमारा 1 नंबर जो कि सही हो जाएगा। अर्थात दोस्त बात बस इतनी सी है कि बात कुछ नहीं है, बात बस इतनी सी है, जो मानकीकृत परीक्षण होते हैं वो ऐसे प्रकार के परीक्षण होते हैं जिसमें छात्र को एक ही समय में एक ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक सुसंगत तरीके से स्कोर करने की आवश्यकता होती है। स्कोर 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 भरे, गलत तरीके से ही क्यों ना आए, जिससे उनके प्रदर्शन की तुलना यानी कि पक्षपात करना, भेदभाव करना, वर्गीकरण करना शुरू हो जाता है ना। जैसे बहुवैकल्पिक प्रश्न, एमसीक्यूज प्रश्न, ट्रू फॉल्स, सत्य असत्य वाले प्रश्न, ये सब क्या है, मानकीकृत परीक्षण है।
ये सब मानकीकृत परीक्षण है, बड़े आबादी पर लागू होता है, बड़े आबादी का कंडक्ट करवा लेते हैं एग्जाम एक साथ। यहाँ तो नहीं कहा जा रहा है बड़े आबादी। तो एक मुख्य धारा में, एक ही मेन स्ट्रीम में, दे रिप्रेजेंट लार्जली द मेन स्ट्रीम कल्चर। एक ही प्रकार के मेन स्ट्रीम मुख्य धारा में सब बच्चों को, यानी अपने हिसाब से हम उत्तर नहीं लिखेंगे, एक ही प्रकार का प्रश्न सबके लिए दिया गया है, मेन स्ट्रीम, एंड आर देयर फॉर बायस्ड, और इस प्रकार से वे पक्षपाती होते हैं। यस, 1 नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्त। नेक्स्ट है 13 नंबर, एकाधिक बुद्धिमानी। लीजिए, एकाधिक बुद्धिमानी माने कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, कई बार हमने पढ़ाया हुआ है, बताया। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी हार्वर्ड गार्डनर, एकाधिक बुद्धिमानी जिसे बहुबुद्धि का सिद्धांत, अमेरिकी हार्वर्ड गार्डनर। यानी बुद्धि की कई प्रकार की योग्यताएं होती हैं, संगीतात्मक बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, भाषिक बुद्धि, अंतराव्यक्तिक बुद्धि, अंतराव्यक्तिक अंतःव्यक्तिक बुद्धि, बोले तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस, लॉजिकल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। अलग अलग प्रकार की बुद्धि की कई प्रकार हो सकती हैं। 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्त। कहता है 14 नंबर, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन। सीखने के लिए मूल्यांकन देख रहे हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी कि फॉर किस में जाता है, ड्यूरिंग में, ड्यूरिंग में, दौरान, के दौरान, पढ़ाने के दौरान पढ़ा दिए कोई चैप्टर और बच्चों से प्रश्न पूछ लिए। इससे क्या होगा, टीचर में प्रगति वगैरह को पता चलेगा, प्रगति क्या है बच्चे की, उस हिसाब से बच्चे में रणनीति का चयन करेंगे, है ना। रणनीति कि हो सकता है मेरी पढ़ाई में त्रुटि है, इसको सुधार दें, तो आपका 2 नंबर उत्तर हो जाएगा, या तो 1 नंबर। नहीं जी, आवधिक अंतराल पर गलत, बच्चों की प्रगति की निगरानी, एकदम निगरानी करते रहिए और अंतराल में भरने, पक्षपात करते रहिए। देखिएगा दोस्त, समझिएगा, अधिगम, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। यहाँ पर आपका के मूल्यांकन या सीखने का मूल्यांकन का भी दिया गया है, ऑफ भी दिया गया है, तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बच्चे की सीखने की जरूरत और जानने में तदनुसार, यानी उसके बाद रणनीति बनाने में। जबकि ऑफ लर्निंग जो होता है हमारा, माने बाद की प्रक्रिया है, जैसे सत्रांत परीक्षा, एंड ऑफ द सेशन एग्जामिनेशन, तो उससे क्या होगा, बच्चे की त्रुटियां सुधारी जाएंगी। जब फाइनल परीक्षा हो जाएगा आपका, तो वह आफ्टर की बातें, आफ्टर यानी के बाद की बातें जो होंगी ऑफ में जाएंगी, अधिगम का आकलन। और ड्यूरिंग के दौरान, जैसे अनीता नामक शिक्षिका भ्रमण पर ले जाना चाह रही है, चिड़ियाघर घुमाने ले जाना चाह रही है, तो हिदायत देती है खाने पीने की वस्तु मत देना पशु पक्षियों को, नहीं तो काट लेगा, जानवर वगैरह, है ना। तो हिदायत दे रही है तो के लिए आकलन कर रही है ना। और चिड़ियाघर से घुमा करके लेते आई, बाद की बातें, घटना घटित होने के बाद की बातें, अधिगम का आकलन होता है ना दोस्त। चलिए, तो देखेंगे कि तो पहला नंबर के लिए, केवल के लिए रहता तो दूसरा उत्तर मारते, यानी बच्चे में क्या त्रुटि है जान लिए और फिर सुधार करने के लिए रणनीति बना रहे हैं। लेकिन यहाँ का भी है, यानी दोनों को समाहित करेगा कौन, तो अपने आप में दोनों को समाहित करेगा 1 नंबर। प्रगति, बच्चे का रिपोर्ट कार्ड वगैरह, अधिगम का आकलन, उपलब्धि का स्तर जानने के लिए, तो के लिए आकलन, आ गया ना दोनों मिक्सअप, तो दोनों का चुनाव करना है। 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्त। नेक्स्ट नंबर कहता है आपका 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन, कहता है सतत और व्यापक मूल्यांकन, CCE, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। कंटिन्यूअस यानी कि परीक्षाएं लगातार चलती रहनी चाहिए, केवल एक बार में बोर्ड परीक्षा ना लीजिए, इससे बच्चों में संवेग हावी होता है, डर पैदा हो जाता है। और पहले के समय में अचानक से बोर्ड परीक्षाएं केवल होती थी। अभी देख लीजिए FA1 FA2, मैयो बाबू का तरान नहीं है, एकदम में तरान नहीं छे हो भगवान। FA आ गया बच्चा का, SA1 आ गया, SA2, मैंने थोड़ी सी भी फुर्सत नहीं मिल पाती, चैन नहीं मिल पाता, और पता चलता है कि 2 महीने बाद 3 महीने बाद बच्चे का एग्जाम है।
है ना। ये कंटिन्यूअस एग्जाम का ही उदाहरण है। सतत व्यापक मूल्यांकन पहले के समय में लेखन परीक्षा का केवल लेखन कौशल का होता था जांच पड़ताल एग्जाम, लेकिन अभी भाइभा, अभी वर्कशॉप यानी कि भाषा के चारों कौशल का टेस्ट होता है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यही तो व्यापक कौशल है, कॉम्प्रिहेंसिव, है ना दोस्त। तो अब देखिए कहता है कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन नहीं है, तो 3 होंगे। इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम के द्वारा अनिवार्य किया गया है, आरटीई 2009 के द्वारा अनिवार्य किया गया है। सही तो बात है, सीसीई होना चाहिए। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग है जिसे अलग नहीं किया जा सकता है। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित होता है, बच्चे की उपलब्धि स्तर यानी अचीवमेंट पर केंद्रित होता है। यह बच्चे को धीमे, खराब और बुद्धिमान के रूप में चिन्हित, देखिए, रे तुम गधा है 1 नंबर का, तुम पीछे बैठो, तुम लुसुर लुसुर समझता है, मूढ़ बालक है, मूढ़, डल माइंडेड। अरे तुम क्रिटिकल माइंडेड हो, वेरी गुड इंटेलिजेंसी है, तुम आगे बैठो। बच्चे को पहचान करते हैं, चिन्हित करते हैं, तो बच्चा चापाकल में नहीं धौंस दे देगा, है बच्चा न एकदम थूक उंगली में, अंजुली में फेंक करके नोक डुबा के मरना चाहेगा। क्यों दोस्त? यार भेदभाव जो कर रहे हैं, हाँ, चिन्हित कर रहे हैं, तुम घड़ा बुद्धि वाला लड़का है, तुम तेज बुद्धिमान वाला लड़का है, बुतरू है, बात बूझे। कभी भेदभाव, वर्गीकरण, पक्षपात नहीं चलेगा, और जो नहीं चलेगा वही नहीं पूछा जा रहा है। सो 4 इज द राइट आंसर ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्नों की अगली श्रृंखला है 16 नंबर। बच्चों में प्रतिभाशालीता डैश के कारण हो सकती है। किसके कारण हो सकती है प्रतिभाशालीता? बोले तो गॉड गिफ्टेड चाइल्ड, गिफ्टेडनेस, गिफ्टेडनेस। हाँ, तो क्या होगा जी उत्तर? देखिए विकल्पों को, आनुवांशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया। बहुत बढ़िया। विकास को प्रभावित करते हैं क्या? जाति, प्रजाति, आर्थिक स्थिति परिवार की, नागरिकता, यानी एवरीथिंग, और जो कि वातावरण के ही तो अंग हैं। और आनुवांशिकता, जीन, जेनेटिक्स, यही दोनों जब दे दिया तो बचा क्या? 1 इज द राइट आंसर ना दोस्त। प्रतिभाशालीता आती है इससे, जैसा परिवेश होगा उसी को तो वातावरण बोलते हैं, और बच्चे उस हिसाब से सीखेंगे। एक संसाधन समृद्ध वातावरण, केवल वातावरण को फोकस कर रहा है, इसीलिए यहाँ गलत। मतलब यह भी सही है, लेकिन बड़ा पक्ष 1 नंबर होगा। सफल माता पिता, अच्छा जी। और जो रिक्शा पुलर है, रिक्शा खींचने वाले, वो तो असफल हैं, तो उसका बच्चा जो है ना डीएम, एसडीएम नहीं ना बनता है। गलत। एक अनुशासित दिनचर्या यानी डिसिप्लिन्ड। चलिए 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 17 कहता है सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि, चिल्ड्रन कमिंग फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज बैकग्राउंड्स नीड अ क्लासरूम एनवायरनमेंट विच, कहता है कि पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता, कक्षा के माहौल की आवश्यकता, ठीक है, होती है, जो उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। क्लासेज क्या करती हैं, स्कूल क्या करती हैं? अच्छा व्यवहार सिखाती हैं, उन्हें सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है, उनका उपयोग करता है। तो देखें, अच्छा व्यवहार तो संस्कृति के अंतर्गत ही आ गया। दूसरा नंबर हमारा बेहतरीन उत्तर होगा। तीसरा कटेगा, क्यों कटेगा? हतोत्साहित है, डिस्कवरेज करना, बच्चे को डिस्कवरेज नहीं इंकवरेज कीजिए, अभिप्रेरित कीजिए, प्रेरित कीजिए। बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करना, पक्षपात करना, भेदभाव करना, कि तुम आगे बैठो, तुम होशियार बच्चा है, तुम पीछे बैठो, तुम जो है ना लुसुर लुसुर समझता है, हाँ, very slow, you are very slow, go to sit last bench, हाँ, on the last bench पे बैठ जा करके बैठ, खचरा कहीं का, तो नहीं ढेर बुझे पारता है रे। तो ये सब नहीं कीजिएगा दोस्त, बच्चे में हीन भावना हो जाएगी, बच्चे बायस्ड हो जाएंगे, नहीं जी। चलिए दूसरा नंबर उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर कहता है कक्षा में सृजनात्मकता और प्रतिभाशालीता। चलिए ठीक है, क्रिएटिव कैसे बनाइएगा, टैलेंटेड कैसे बनाइएगा? उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, उन्हें प्रति स्नेह, लगाव, ये सब चीजें नहीं चलेंगी। तब तो स्नेह बढ़ाइएगा, नंबर ज्यादा दे दीजिएगा बच्चे को कि बच्चा ये मेरा फेल हो रहा है, गलत बात। उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर, माने अन्य बच्चे को ड्यूटी दे दीजिए पढ़ाने का, तो टीचर जी बैठ के कौन ची, हाँ, बिहारी चूरन लगावेंगे जी। शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन, कितनी बढ़िया बात है। अनुकूलित, प्रेरक निर्देशन यानी मोटिवेट करके,
मोटिवेशन अभिप्रेरणा, और मोटिवेशन मोटम से निकला हुआ है अभिप्रेरित करना, अभिप्रेरण करना। 1 नंबर इज द राइट आंसर। एनी प्रॉब्लम, कोई शक तनियों का प्रॉब्लम? हाँ, लुसुर लुसुर, कटी कटी, बुची बुची, नटी नटी टाके, कोई दिक्कत नहीं ना दोस्त? चलिए बढ़िया का आगे। 19 नंबर अति संवेदनशील, यानी कि बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन, हाइपर एक्टिव। तो ये कहीं ये HD ADHD की बात तो नहीं कर रहा है, हैं? चलिए ठीक, कोई बात नहीं है। निम्न में से तरीका उपयुक्त नहीं है, कहता है सीखने में मदद करने के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं? अच्छा अच्छा यार, सीधी सी बात है, बच्चे को कौन सा लर्निंग बाय डूइंग आप नहीं कराओगे, ठीक? कौन सा प्रक्रिया बेहतरीन नहीं होगा? एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना, विश्लेषण विधि क्या कहती है? छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके बच्चे को सिखाइए, ये तो बहुत अच्छी बात है। अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, यानी अल्टरनेटिव वेज, अलग अलग तरीके की पेशकश करके, इससे क्या होंगे? समावेशी कक्षा में हर प्रकार के बुद्धि के बच्चे सीख पाएंगे। वैकल्पिक तरीका, अन्य अन्य प्रकार का अल्टरनेटिव वेज, अलग अलग तरीके के माध्यम से बच्चों को सिखाइए, सही है। उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेशन। दैनिक शारीरिक गतिविधि का मतलब लर्निंग बाय डूइंग, हस्तपरक गतिविधि, हैंड्स ऑन एक्टिविटी, है ना। बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगा, धात तेरी, मैं क्यों वर्णन कर रहा हूं, आप लोग तो इतने होशियार है, समझदार है। आज स्वामी विवेकानंद साहब होते तो भी बेचारे जो है ना सोचते कि बाप रे कितना एकदम ये लोग होशियार है, कलयुग में इतना ज्यादा बुद्धिजीवी है, बताइए तो। हाँ, खादों पर का अनाज खाने के बाद भी जो है कितने तेज तर्रार हैं, ओ माय गॉड, है ना। इट्स सो डेंजरस, खिलाड़ी, बुद्धिमान, इंटेलिजेंसी। तो आप ऐसे भी फटकारना, डांटना वगैरह उत्तर नहीं लीजिएगा। 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर प्रश्न 20 नंबर, अलग अलग सोच वाले पैटर्न। यार सीधी सी बात है, अलग अलग सोच वाला पैटर्न है, अलग अलग रूप से बच्चे जो है ना चिंतन वगैरह, अरे कहाँ गया, इधर है, हाँ, अलग अलग रूप से चिंतन वगैरह, तो ये सारी चीजें किसकी ओर इंगित करती हैं? तो अलग अलग सोच, अलग अलग रूप से, अलग अलग पैटर्न के हिसाब से बच्चा सोच सकता है, चिंतन कर सकता है, मतलब बच्चा सृजनशील है, क्रिएटिव माइंड का है। कह भी तो रहा है, पैटर्न्स ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग, नॉट कन्वर्जेंट, अभिसारी नहीं, अपसारी चिंतन, अपसारी थिंकिंग। आइडेंटिफाई चिल्ड्रन हु आर क्रिएटिव, क्रिएटिव माइंड का है बच्चा, है ना जी। 3 इज द राइट आंसर। अलग अलग तरीके से समस्या समाधान के बारे में सोच सकता है वह। नेक्स्ट नंबर आपका दोस्त कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता? यार एगो खड़बका टाइप का, एकदम ऐसा गंदी सी स्मेलिंग आए, ऐसा करना है आपको, सोचना है, ठीक है। किसी विशेष माने एगो मास्टर जी है, मास्टर जी है, मास्टरनी मैडम जी, तो कौन ची नहीं करबो, कौन ची नहीं कीजिएगा, इतने को गप पूछा जा रहा है। किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रतिक्रिया पर चर्चा करना, चर्चा कीजिएगा, बच्चे भी चर्चा करेंगे, तो चर्चा करने से सृजनात्मकता कौशल बढ़ती है। कुछ हल करते समय गलतियों को करने प्रति ईमानदार रहना, गलतियां वगैरह हो गई तो उसे सीखने का संसाधन, यानी ईमानदार रहेंगे। ऐसा नहीं आंसर वगैरह टिप लिए, आंसर टिप करके अपने गलती को सुधार कर लिए। तो ईमानदार हैं अपने गलतियों के प्रति। बी ऑनेस्ट अबाउट मेकिंग मिस्टेक्स वाइल सॉल्विंग समथिंग। बहुत सारे बच्चे जो है गलती हो गया, आंसर पीछे से देख लेंगे और उसको सही कर लेंगे, मेरा नंबर जो कम आ जाएगा, 10 गो बच्चा जो जानेगा क्लास में, तो मेरी बेइज्जती नहीं हो जाएगी। तो मैंने ईमानदार रहिए, गलती हुई तो हुई, यह सीखने का संसाधन है। और थॉर्नडाइक ने त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर मेथड दिया भी है। सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसे शब्दावली का प्रयोग करना, मैंने कहता है सोचने विचारने परीक्षण करने वाले विभिन्न उत्तर जैसी शब्दावली का प्रयोग करना। तो सोच विचार की प्रक्रिया वाला तो यहां सही हो जाएगा, क्योंकि अभिसरण आपका दिया है कन्वर्जेंट थिंकिंग, बंद अंत वाले प्रश्न जिसका एकमात्र उत्तर हो। जैसे बिहार की राजधानी बताइए, तो बिहार की राजधानी नई दिल्ली। सर नई दिल्ली बोलते हैं, अरे पटना जी। इसको छोड़ के दूसरा बच्चा कोई उत्तर नहीं दूसरा बता सकता, इसी को तो बोला जाता है अभी सारी प्रश्न, है ना दोस्त। तो 4 नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा। जो नहीं पूछा जा रहा है, गलत पूछा जा रहा है, तो गलत तो 4 नंबर होगा।
नेक्स्ट 22 नंबर कहता है, 22 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा एक संवेग है? लीजिए इमोशन पूछ लिया है। देखिए उत्तेजना, एक्साइटमेंट, ये क्या है? मूल प्रवृत्ति है, मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार है। 14 को बताए थे किसने? मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्ति बताई। जैसे कि पलायन, पलायन है मूल प्रवृत्ति, एस्केप करना यानी माइग्रेट करना, पलायन मूल प्रवृत्ति। तो पलायन मूल प्रवृत्ति जन्म देती है संवेग को। संवेग क्या है? डर। डर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तोरे घर को मतलब हमर दुश्मन के घर को उजारे छप्पर, हनुमान बाबा भर दे मेरा पैसा वाला सागर। आए मैंने यही ना हनुमान चालीसा गाते हैं जी। और सर तू तो जो है ना, चलिए दोस्त कोई बात नहीं। चलिए हम बोलता क्यों चाहिए ना कि एक संवेग है ना, कहता है इमोशन कौन वाला है? तो डर आपका इमोशन है। मैंने बताया था, याद करें, ये संवेग कौन कौन होते हैं, मूल प्रवृत्ति कौन कौन होती है। मूल प्रवृत्ति जन्म देती है संवेगों को, है ना दोस्त। इसे याद रखना अनिवार्य हो जाता है। पूछ दिया जाता है निम्नलिखित में मूल प्रवृत्ति कौन नहीं है, कौन है, संवेग कौन है, नहीं है। लीजिए आपका डर आ गया, हमने क्लास में कई बार चर्चा भी किया है। तो 22 का यहाँ डर हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है 23, एक 3 साल, अच्छा 3 साल का क्या है जी? रम खेला बना। अच्छा 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन के द्वारा दूध का उत्पादन होता है। अच्छा अब देखिए, दूध बूथ पर मशीन के द्वारा जो है ना उत्पादन होता है, ठीक है। तो अब देखें, बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है, सीमित ज्ञान है बच्चे को। बच्चे को फिर बच्चे के विरोधाभासी में, बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली में, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में बच्चे को गलत टाइप का विकल्प बताने वाला विकल्प का चुनाव ना करें। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित, अपने अनुभव। देखिए दूध बूथ से डेयरी मिल्क वगैरह, डेयरी से सुधा डेयरी वगैरह हो गया, वहां से वह दूध खरीदता होगा। हो सकता है प्योर सीबीएसई वाला बच्चा होगा, प्योर मैंने कहियो गैया भैंसिया देख लेने है, गांव देहत्तर में गे लेने है, हाँ। तो बूथे से न दूध खरीदता देखता है अपनी माता जी पिताजी को, तो उसके अपने अनुभव पर वह आधारित है यह स्पष्टीकरण। बच्चों ने गाय को कभी नहीं देखा है तो आप एक रूप में यह नहीं कह सकते गाय को कभी देखा नहीं है। फोटो में देखा है, टीवी में देखा है, हाँ, गांव समाज में भी देखा होगा ट्रेन से चलते हुए, लेकिन समय ज्यादा नहीं बिताया होगा, दूध को दूहते हुए मिल्किंग करते हुए नहीं देखा होगा। हो सकता है, मे बी पॉसिबल, लेकिन आप स्पष्ट रूप से यह नहीं कह सकते। बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता, तो आप कर दीजिए ना प्रेरक वातावरण, यानी कि अभिप्रेरित वातावरण प्रदान नहीं करता। यार शहर में गांव घर है उसका, हाँ, तो फिर जो है ना बच्चा कैसे भला वातावरण, इसमें माता पिता का क्या दोष है। तो खैर हमारा अधिकार बच्चों पर है, माता पिता के संदर्भ वाली बातों का विकल्प ऑप्शन नहीं चुनना है आपको। सो 2 इज द राइट आंसर। चलिए देखेंगे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24 कहता है क्या निम्नलिखित में कौन सा शिक्षक की भूमिका सबसे अच्छा वर्णन, माने कौन बढ़िया वाला टुभुकिया टीचर होगा, मास्टर जी होगा। बात बुझे, कक्षा में शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन, डिसिप्लिन। फिर बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली को आप राजतंत्रात्मक शिक्षक केंद्रित शिक्षण प्रणाली क्यों बना रहे हो? एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यपुस्तकें ही भगवान है ना। पाठ्यपुस्तक समय पर पूरा कर दीजिए, भले बच्चा कुछ सीखे कि नहीं सीखे, आराम के लिए जगह बनाना। शिक्षक क्या है? फैसिलिटेटर, सुगम करता, सुविधा देता, सुविधा दाता, सुगम करता। तो सुगम करता, सुविधा देने वाला एक व्यक्ति होता है जी, फैसिलिटी देने वाला। आराम के लिए जगह, अच्छे अच्छे बेंच डेस्क व्यवस्था कीजिए, टॉयलेट हो, बाथरूम हो, सुलभ शौचालय हो, जहां बच्चे संवाद, लीजिए संवाद यानी कि अंतःक्रिया करेगा, एक दूसरे से बातचीत करेगा, पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। 4 इज द राइट आंसर। बाकी 3 विकल्प तो आपके यूं भी कटेंगे। 25 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को, माने रिच एनवायरनमेंट को कौन पोषित कर रहा है? हाँ, रिच एनवायरनमेंट को नहीं, बात बस इतनी सी है। चलिए कहता है कौन सी समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है।
वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चे की पहुंच से परे हो। बच्चे की पहुंच से परे हो, अरे यार, ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। सामग्री पर ध्यान दिया जा रहा है यहाँ पर। जैसे कि पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है, तो बच्चे के परे यानी कि एकदम ऊपर ऊपर कोने में रखिए, ताकि बच्चा पहुंच नहीं सके और खूब एकदम 10-20 बरस पोता पढ़े, एकदम ऐसा सामग्री चले। तो फिर क्या फायदा उस सामग्री को खरीदने का या लाइब्रेरी का, पुस्तकालय का। खुली पुस्तकालय होनी चाहिए, बच्चे की पहुंच के अनुसार होनी चाहिए। वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हों, यानी खुली पुस्तकालय विधि, हाँ, खुले टीएलएम वगैरह उपकरण वगैरह रखे हों बच्चे की पहुंच के अनुसार, और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक यानी सेल्फ में रखी हों। वही बातें मैंने कही ना, बच्चे पहुंच सके ऐसा सेल्फ होना चाहिए। ऐसा नहीं बहुत ऊंचा है बच्चा कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। तो टिफिन वगैरह हो गया, मध्यावकाश हो गया, भोजन का समय, अब मध्यावकाश का समय हो गया, तब फिर उसके बाद क्या करेंगे? हाँ, खुला सेल्फ नहीं है, खुली अलमारी नहीं है, बच्चा पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो इससे क्या हो जाएगा? इससे क्या हो जाएगा? बच्चे में ज्ञान का विकास नहीं होगा। सीधी सी बात है। यहाँ 2 नंबर तो पॉजिटिव है, बाकी सब गलत है आपका। चलिए देखेंगे 26 नंबर आपका विकल्प संख्या कहता है 26 नंबर, क्या निम्नलिखित में कौन सा पाठ्य पुस्तक का अच्छा वर्णन करता है? माने कि कौन पाठ्य पुस्तक के बारे में बढ़िया टुभुकिया गौप बोल रहा है? हाय, कहता है वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। यस, पाठ्य पुस्तकें सब कुछ नहीं है, सर्वस्व नहीं है, वरना किताबों में गलती नहीं होती और किताबें पूरा का पूरा डिटेल में वर्णन कर देती, जबकि ऐसा नहीं होता है। वे टीएलएम मटेरियल में, रिसोर्सेज में, संसाधन में से एक विषय वस्तु है। वे राष्ट्र अधिगम में एक रूपता बनाए रखता है। एक रूपता यानी कि एक रास्ता, एक ही चीज सबको पढ़ने का मौका देना। पाठ्यक्रम शिक्षकों और माता पिता का मार्गदर्शन। अच्छा, आवश्यक अधिगम संसाधन, संसाधन रहित, जहां संसाधन नहीं है वैसे में अधिगम, कहां पर संसाधन नहीं है, किताब वगैरह नहीं पहुंच पाता है। चलिए 1 नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पर द बेस्ट आंसर के रूप में। 27 नंबर देखें, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 आपसे पूछ लिया। एनसीएफ 2005 अपनी समझ डैश से प्राप्त की है, तो किससे प्राप्त की है? तो रचनावादी, क्रिएटिविटी, कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावाद, सब कुछ तो वही है यार, लर्निंग बाय डूइंग, रचना करना, ज्ञान का सृजन करना, निर्माण करना। 28 नंबर, कक्षा में बच्चों को प्रेरित यानी अभिप्रेरित करना, मोटिवेशन करना, मोटिवेट करना। प्रेरित समझा जा सकता है, माने कक्षा में बच्चों को कैसे देखिएगा कि आप समझेंगे कक्षा में बच्चे ना प्रेरित हैं। द चिल्ड्रन इन द क्लास कैन बी कंसाइडर्ड टू बी मोटिवेटेड इफ ये बात इतनी सी है, प्रश्न पूछने वाली कक्षा, जहां बच्चे जो है वाइब्रेंट क्लासरूम हो, बच्चे एक दूसरे से प्रश्न पूछते नजर आए, एक दूसरे से वार्तालाप, हाँ, अर्थात सक्रिय रूप से बच्चे जो हैं वाइब्रेशन अर्थात वाइब्रेंट क्लासरूम। वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, स्पष्टीकरण ना कि उत्तर, हल, केवल सॉल्यूशन नहीं। वे वर्दी पहनते हो, केवल वर्दी पर फोकस, अनुशासन बनाए रखना पसंद, नियमित हैं यानी कि रोज अटेंडेंस लगा रहे हैं, भले बच्चा कुछ सीख भी रहा है कि नहीं, यह मेन लक्ष्य नहीं है दोस्त। मेन लक्ष्य है प्रेरित, मोटिवेटेड कब समझिएगा? जब वे प्रश्न पूछ रहे हैं, तब ना हम कहेंगे एक टीचर बेहतरीन पढ़ा रहे हैं, बच्चों को समझ में आ रही है क्लास, है ना, तभी अभिप्रेरित कह सकते हैं, मोटिवेटेड कह सकते हैं। नेक्स्ट नंबर प्रश्न कहता है दोस्त, क्या निम्नलिखित कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त है? माने कैसे बच्चे का लर्निंग जो है ना बेहतरीन बना सकते हो आप? तो कैसे? तो नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित, यानी कि बार बार परीक्षा लेते रहिए, विभिन्न उदाहरण और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। कहता है कि टीचर शुड एक्सप्लेन द कंटेंट यूजिंग डिफरेंट एग्जाम्पल्स एंड इलस्ट्रेशंस, यानी अलग अलग प्रकार का व्याख्या लीजिए। कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। तीसरा भी सही बात है, दूसरा भी लगभग सही बात है।
शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। कितनी बेहतरीन बात है, तीसरा भी आ गया इसमें, दूसरा भी आ गया इसमें, यानी समाहित हो गया। हाँ, अब जब दूसरा भी सही, तीसरा भी सही, लेकिन चौथा 100% सही, तो हमें इसको चुनना होगा ना दोस्त। अरे क्यों करेंगे बिहा टू द कालिया जब हमरे को मिल रही है आलिया। तालियां। डीटीए भागलपुर, आप सभी मित्रगणों का सच्चा साथी। चलिए मुस्कुराइए, रुचि के सिद्धांत के साथ पढ़ते रहिए दोस्त। चलिए देखिएगा, यहाँ पर आपका वास्तविक जीवन वैसे भी दिया गया है, तो वास्तविक जीवन यानी बाह्य वातावरण से जोड़ करके, तो यह तो आपका मेन फंडा होता है पुस्तकीय ज्ञान को बाह्य वातावरण से जोड़ना। तो 4 नंबर 100% सही है जी। चलिए 30 नंबर अनुशासन, अच्छा जी, डिसिप्लिन, बहुत अच्छी बात है। जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह मदद करता है, किस तरह मदद करता है, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियोजित, हाँ, और मॉनिटर करने में, विनियोजित करने में यानी रेगुलेट करने में मदद करता है। रेगुलेट करने में कहता भी है, चिल्ड्रन टू रेगुलेट एंड मॉनिटर देयर ऑन लर्निंग, कितनी बेहतरीन बात है। हाँ, खुद पर स्वनियंत्रण, खुद पर स्व अनुशासन, यह क्या करेगा, शिक्षा को, माने खुद को, खुद के कार्य की दिशा प्रदान करने के लिए। वाइगोत्स्की और पियाजे के संदर्भ में भी बातें हैं कि खुद के कार्य को दिशा प्रदान करने के लिए क्या करते हैं, स्व अनुशासित, सेल्फ कंट्रोल करते हैं ना। चुप्पी साध करके मुधप्पा, माने मुधप्पा बच्चा बन जाइए। शिक्षकों को निर्देश देने के लिए, अच्छा टीचर को तो निर्देश दीजिए ना। गलती बात, बच्चों को उनके पाठ रट कर, अरे रट्टा मार के पीएचडी करवा रहा है ना, तेरी बुर्बक वाला धंधा। ए दोस्त 1 नंबर उत्तर में आ जाएगा, हमरा से हंसी नहीं छूटता, वो खूबे नहीं छूटता, खूबे हंसी छूटता, बात बुझ गए। हम जाता अब, बाय बाय, लव यू ऑल, बात बुझे ना, सभी को प्रणाम। हाँ, फिर मिलेंगे, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही। प्लीज प्लीज वो लड़की बटन चाप दीजिएगा दोस्त। हाँ, शेयर कीजिएगा, दोसर भाई बहन जी सबको मदद मिल सके। चलिए दोस्त, अपने इस मित्र को दीजिए इजाजत। आज के लिए इतना ही। बहुत 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 धन्यवाद दोस्त। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।